प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रही है। इस बार देश को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई अहम ऐलानों की उम्मीद जताई गई है। खासकर दुनिया के लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में उम्मीद की जा रही है कि यह सरकार विनिवेश संभावनाओं को बढ़ाने के साथ टैक्स को लेकर कुछ अहम ऐलान करेगी। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पहला बजट पेश किया गया। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पढ़ा था। इसके बाद एक मौके पर पीयूष गोयल और अब लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण के नाम भारतीय इतिहास में सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड है। केंद्रीय बजट 2020 के दौरान उनका भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा रहा, जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2019 में दिए गए 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। वहीं दिव्यांगत अरुण जेटली का 2014 का बजट भाषण 2 घंटे 10 मिनट का था। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया। चुनाव के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार ने जुलाई 2014 में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। 2014 के बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने पर विशेष जोर दिया गया। आयकर छूट सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए कर दी गई। इसके साथ ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन की सीमा को 1.1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया। यह बजट नई सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और कर सुधारों की दिशा का संकेतक माना गया। साल 2015 की बात करें तो बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई अहम आर्थिक सुधारों की घोषणा की। सबसे पहला बड़ा फैसला वेल्थ टैक्स को समाप्त करने का रहा। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज को 10% से बढ़ाकर 12% किया गया। बजट में दीर्घकालीन बचत और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश मिलने पर ब्याज वाले टैक्स को फ्री किया गया। एनपीसी यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की गई। इसके अलावा बीमा क्षेत्र को राहत देते हुए व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। मोदी सरकार के 2016 के बजट में करदाताओं को राहत देने पर जोर दिया गया। 5 लाख रुपए से कम आय वाले टैक्सों पर रिबेट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया। किराए पर रहने वालों के लिए सेक्शन 80G के तहत टैक्स छूट की सीमा 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई। वहीं 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों पर सरचार्ज बढ़ाकर 15% किया गया। साल 2017 का बजट एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए जाना जाता है। पहली बार आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया गया। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स दर को 10% से घटाकर 5% किया गया। करदाताओं को 12,500 रुपए तक के टैक्स का रिबेट दिया गया। इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए नगद चंदे की सीमा 2,000 रुपए तय की गई। साल 2018 के बजट में वेतनभोगी वर्ग और छोटे उद्योगों पर फोकस किया गया। सैलरी क्लास के लिए 40,000 रुपए की मानक कटौती का प्रावधान किया गया। हेल्थ और एजुकेशन सेस को 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई। 1 लाख रुपए से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगाया गया। वहीं 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले एमएसएमई पर टैक्स दर 25% तय की गई। लोकसभा चुनाव के कारण 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसे अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण पीयूष गोयल ने प्रस्तुत किया। इस बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया गया। 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन योजना की घोषणा की गई। इस बीच एचआरए की सीमा बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए की गई। पूर्ण बजट में टैक्स रिबेट की सीमा 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए की गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए किया गया। किराए पर टीडीएस की सीमा 1.80 लाख से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए की गई। उच्च आय वर्ग पर सरचार्ज बढ़ाया गया। होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स छूट दी गई। हाई वैल्यू लेन देन करने वालों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य किया गया। 2020 के बजट में नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था लागू की गई, जिससे करदाताओं को पुरानी और नई टैक्स प्रणाली में चुनने का विकल्प मिला। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी कि डीडीटी को समाप्त किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से राहत दी गई। सस्ते मकानों पर टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई। साल 2021 के बजट में निवेश और निजीकरण पर जोर दिया गया। स्टार्टअप टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। 2022 के बजट में विकास और रोजगार पर फोकस किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरी का लक्ष्य घोषित किया गया। साल 2023 के बजट में नई टैक्स प्रणाली के तहत 7 लाख रुपए तक के आय को टैक्स फ्री किया गया, जो पहले 5 लाख रुपए थी। सरकार ने बजट की 7 प्राथमिकताएं तय की, जिनमें समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हरित ऊर्जा और युवा शक्ति शामिल रही थी। 2024 के अंतरिम बजट में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान जताया गया। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान रखा गया है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड और राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी रखने की घोषणा की गई। 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए बजट में एंजल टैक्स समाप्त करने पर भी जोर दिया गया। अब संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नवा बजट पेश कर रही हैं। देश के संसदीय इतिहास में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट नए रिकॉर्ड की तरह दर्ज हो गया है। पहली बार रविवार को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री की घोषणाओं पर सबकी नजरें हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। 2025 में सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया और अपडेटेड रिटर्न्स की सीमा 4 साल की। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई, जिससे इलाज सस्ता हुआ। 2 घरों पर टैक्स लाभ की सुविधा दी गई और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। वहीं अब केंद्रीय मंत्री यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2026-27 वित्त वर्ष का बजट पेश कर रही हैं। संसद में बजट का भाषण सुबह 11 बजे शुरू हुआ। इसमें शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स अपडेट रहा, तो वहीं छोटे करदाताओं के लिए कई नई स्कीमें लाने पर जोर दिया गया। डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। एआई से खेतों में उपज बढ़ाने की योजना पर जोर दिया गया है। किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पशुपालन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुधन के लिए डेयरी और दूसरी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इतना ही नहीं, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल किया गया है। सरकार ने बजट में लघु उद्योगों के लिए 7,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी रखा है। भारत वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकता है। वित्त मंत्री ने खेलकूद के सामान के सस्ते सामान के लिए वैश्विक केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा। उतना ही नहीं, दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा और सरकार नई नौकरियां पैदा करेंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।